नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए आज पोलिंग यानी मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। हालांकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जिस दिन मतदान की प्रक्रिया होती है उस दिन सबसे बड़ी खबर एग्जिट पोल के परिणाम यानी एग्जिट पोल के जो नतीजे होते हैं सबसे बड़ी खबर वो बनती है। और आज हम एग्जिट पोल पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल पर आऊं, मैं आज की एग्जिट पोल से भी बड़ी खबर आपको देना चाहता हूं। जी हां, एग्जिट पोल से भी बड़ी खबर आज दूसरी है। और वो बड़ी खबर क्या है? वो बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद आज तक का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। और इससे भी बड़ी खबर, एग्जिट पोल पर आने से पहले आपको एक और बड़ी खबर दे देता हूं। और वो बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार हिंसा रहित चुनाव हुआ है। हालांकि छिटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, कुछ मारपीट की घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में दशकों से कोई भी चुनाव, चाहे वो पंचायत चुनाव भी क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं आम लोगों की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती रही हैं। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव और उसके बाद पश्चिम बंगाल में कम से कम 60 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई थी। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जो अभूतपूर्व बंदोबस्त किए, उस बंदोबस्त के कारण इस बार का जो चुनाव है वो मोटे तौर पर, मैं मोटे तौर पर कह रहा हूं, कहीं बम नहीं बजे, कहीं जो है हत्या नहीं हुई। इसलिए ये चुनाव शांतिपूर्ण माने जाने चाहिए और एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है। इसलिए इससे पहले कि मैं एग्जिट पोल के परिणामों पर आऊं, मैं आपको यह जरूर कहना चाहता हूं कि आज का विनर अगर कोई है तो वो भारत का चुनाव आयोग है। जी हां, 5 राज्यों में जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग ने मतदान कराया, आज का विनर अगर कोई है तो वो भारत का चुनाव आयोग है। और इसके बाद आज की जो दूसरी खबरें हैं यानी एग्जिट पोल, उस पर आते हैं, क्योंकि सबकी निगाहें लगी हैं। हालांकि फिर से बता दूं, ये एग्जिट पोल हैं और असली नतीजे 4 तारीख को आएंगे, एग्जैक्ट नतीजे 4 तारीख को आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल पर भी आज चर्चा जरूरी है। यह हालांकि एग्जिट पोल हम आपको बार बार बताते हैं, दूरदर्शन एग्जिट पोल नहीं करता, क्योंकि एग्जिट पोल में एरर का मार्जिन होता है। साइंटिफिक एक प्रक्रिया जरूर है, लेकिन एरर मार्जिन होता है। और एग्जिट पोल को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा करना मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चुनाव की बड़ी खबर ये है कि ये 3-1-1 का चुनाव गया है। 3-1-1 जो स्कोर कार्ड है, 3-1-1, यानी 3 स्टेट जो हैं वो बीजेपी के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3-1-1 मैंने कहा, एक राज्य कांग्रेस के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक राज्य जो है वहां मामला 50-50 का है। कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि वहां पर जो है डीएमके की वापसी हो रही है, कुछ एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि वहां पर जो है डीएमके को चुनौती मिली है, लेकिन चुनौती एक नए प्लेयर से मिली है, थलपति विजय से मिली है। तो मोटे तौर पर एक कहा जा सकता है वहां 50-50 का मामला है, क्योंकि वहां पर थलपति विजय की पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है और इसलिए वहां पर क्या होगा, कैसे पब्लिक उसको रिस्पॉन्ड करेगी, ये थोड़ा सा लोग अनुमान लगाने में जो है वो उनको समस्या आ रही है। जहां तक बंगाल की बात है, बंगाल से सबसे बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में जो एग्जिट पोल का पोल ऑफ पोल है, वो अगर बड़े जो एग्जिट पोल हुआ उनका पोल ऑफ पोल लिया जाए तो बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जो टीएमसी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दे रहा है, लेकिन मोटे तौर पर तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी की वहां सरकार बनने जा रही है। केरल में एक बड़ी खबर अगर आप उसको कहें तो केरल में इंडी गठबंधन को हरा रहा है। जी हाँ, इंडी गठबंधन को हरा रहा है। वहां कांग्रेस की सरकार जरूर बन रही है, लेकिन वो हरा रहे हैं अपने ही सहयोगी लेफ्ट को। और असम में जो बड़ी खबर आ रही है, असम की बड़ी खबर यह है कि वहां हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में हैट्रिक लगाने जा रही है बीजेपी, हैट्रिक तीसरी बार लगातार। और कांग्रेस का वहां सूप बड़ा साफ दिख रहा है।
तो इन तमाम बड़ी खबरों पर, एग्जिट पोल पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आज की पोलिंग कैसी हुई वो भी आपको दिखाता हूं, और पोलिंग के बाद क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुनिए। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। लोग भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। पोल ठीक है, मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ 180 प्लस बीजेपी, लेकिन जो अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नहीं। दादा, जिस तरह से पूरा परसेंटेज 90% से ऊपर हुआ है, सेकंड फेज में क्या कहना चाहेंगे? 90% हिंदू खोल के वोट किया। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ, अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस ही हम नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे एग्जिट पोलों में दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 170 से ज़्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही जोरदार दमदार सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता, जिसको कुछ बहुतों को आपने वंचित किया वोट देने से, और जो वोट देने गए थे उन पर जिस तरीके का आचरण हुआ, अपमान हुआ है, ये सब का जवाब 4 मई को। अब देखिए, एग्जिट पोल्स तो बाजार तो गर्म करना है। ऐसे एग्जिट पोल्स हम लोग पहले भी देखे हैं। खेला तो हो गया, खेला खत्म है, खेला खत्म है। जनता, ये चुनाव था जनता वर्सेस ममता, नो वोट टू ममता, खेला खत्म। নিয়ে যেটা আছে এখন আছে 92.47। যে ইলেকশন ছিল একদম পিসফুল ছিল। এক আর 2 ইনসিডেন্ট হয়েছিল যেটা ওয়ার্থ টেলিং। ইভেন ইন ক্যালকাটা এখানে যে ভোটিং পার্সেন্ট হয়েছে এটা হিস্টোরিক হয়েছে। ভোটের দিন যেটা আছে লাইক আ ফেস্টিভ্যাল, লাইক আ पर्व। तो तमाम मैंने आपको दिखाया कि आज क्या कुछ हुआ, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो अभी भी चल रहा है और उस सब का भी अपडेट दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों से परिचय करवा देता हूं। 5 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ शिवम त्यागी जी जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी जी। मेरे साथ मोहम्मद एहतशामुल हक जुड़े हैं। मोहम्मद एहतशामुल हक जी टीएमसी के जो हैं समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ इसके अलावा स्टूडियो में निखिल जैन जुड़े हैं। निखिल जैन कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ प्रकाश चंडालिया जुड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल कोलकाता से राष्ट्रीय महानगर के संपादक हैं। प्रणय कुमार जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि मैं डिबेट शुरू करूं, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। और बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि अब तक चुनाव आयोग को 77 जगहों पर, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में जहां पोलिंग हुई, वहां 77 जगहों पर ईवीएम टैंपरिंग की शिकायतें मिली हैं। यानी ईवीएम टैंपर किया गया, वहां पर छेड़छाड़ की गई। और चुनाव आयोग ने कहा है कि इन सभी जगह पर संभवतः 2 तारीख से पहले, क्योंकि 4 जून को नतीजे आएंगे, 4 मई को नतीजे आएंगे, तो उससे पहले
2 तारीख तक वहां पर रीपोलिंग करवाई जा सकती है। लेकिन आज कैसे हुआ? चुनाव शांतिपूर्ण हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में साइंटिफिक रिगिंग होती है और वो साइंटिफिक रिगिंग आज भी दिखी। जरा वो वीडियो चलाइए, आपको दिखाता हूं। आज आपको वीडियो दिखा रहा हूं, उससे शुरुआत कर रहा हूं। ये वो इलाका है, जहांगीर खान का इलाका है, जहां पर अजयपाल शर्मा को लेकर पूरा इंडी गठबंधन हमलावर था। वहां पर देखिए बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनके बटन के आगे टेप लगा दिया गया, यानी कोई भी अंदर जाएगा तो बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर और अंदर जितने लोग थे, जितने कर्मचारी थे, जाहिर तौर पर सब स्थानीय कर्मचारी, जो लोकल वहां पर जो काम करने वाले लोग थे, उनकी ड्यूटी थी, वो तमाम लोग बैठे हुए थे और उनकी आंखों के सामने वहां पर बाकायदा बीजेपी उम्मीदवार के सामने नाम के आगे टेप लगा दी गई। और ऐसी शिकायतें कई जगह से आई हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि जहां से भी इस तरह से ईवीएम टेम्परिंग की शिकायतें मिली हैं वहां पर रीपोलिंग होगी। तो ये साइंटिफिक रिगिंग का एक तरीका है जो पहले लेफ्ट अपनाती थी और अब टीएमसी वाले अपनाते हैं कि जहां जिसको वोट ना पड़े उसको लेकर ईवीएम मशीन इस तरह से टेम्पर की जाती है। तो मतदान हो चुका है, ईवीएम जो है वो बंद हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी देखिए, अभी भी वहां पे डर जो है इस बात का कायम है लोगों में कि कहीं ईवीएम को टैंपर तो नहीं किया जा रहा। आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, इस समय एक दूसरा आपको वीडियो दिखाता हूं किस तरह से, देखिए ये पश्चिम बंगाल का एक जो है दृश्य है। वहां पर बस के अंदर ईवीएम ले जाई जा रही है, बारिश हो रही है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता बारिश के बीच भी बाकायदा उस बस को लेकर जिसमें ईवीएम जा रही है उसके पीछे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा साइंटिफिक रिगिंग के कई चरण होते हैं पश्चिम बंगाल में और साइंटिफिक रिगिंग लास्ट मिनट तक ना हो उसके लिए पूरी एहतियात बरती जा रही है। वो तमाम चीजें मैंने आपको ये दिखाई और आपको ये भी बता दूं एक छोटा सा आंकड़ा, फिर आज की डिबेट शुरू करूंगा। 2021 में पश्चिम बंगाल के 30% पोलिंग बूथ ऐसे मिले चुनाव आयोग को जहां पर कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं थी। इसका मतलब समझते हैं आप? कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं होने का मतलब होता है कि अंदर वोट छापे जा रहे हैं, इसीलिए वहां के कैमरे ऑफ कर दिए जाते हैं। यह भी पश्चिम बंगाल में साइंटिफिक रिगिंग का एक तरीका होता है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने कहा अगर एक भी जगह पर 1 मिनट के लिए भी अगर कैमरा बंद रहा तो वहां रीपोलिंग करवाई जाएगी। तमाम ये चीजें हैं और इसी को लेकर चलिए चर्चा शुरू करते हैं। शिवम त्यागी जी, शुरुआत में कर रहा हूं, पहला सवाल मेरा आपसे। 3-1-1 अब तक रिजल्ट तो ये दिखा रहा है कि असम में जोरदार वापसी हो रही है, बंगाल में मुकाबला कांटे का है, लेकिन वहां पर जो है संभवतः आपकी सरकार बन जाए पहली बार, और दूसरी तरफ पुडुचेरी में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। कैसे देखते हैं इन एग्जिट पोल को आप? देखिए अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जाहिर है सबका अपना सम्मान है, सबका अपना अपना डेटा है। भारतीय जनता पार्टी असम में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। इसके अलावा पुडुचेरी में हम सरकार में आ रहे हैं, एनडीए सरकार बना रहे हैं। हाँ, तमिलनाडु एक देखने का विषय जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले बार के 2021 के टैली की अगर हम बात करें तो 38% वोट शेयर अप्रॉक्सीमेटली जो है दोनों ही पार्टियों के पास था, या एडीएमके और बीजेपी के पास, टोटल मिला के करीब 42 से ज्यादा। तो वहां चीजें देखते हैं कितना विजय का क्या असर हुआ, क्या असर नहीं हुआ, आने वाले समय में समय बताएगा। लेकिन हमें आशा है कि हम जरूर वहां पर मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। अब आगे आते हैं, खासतौर पर बंगाल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आजादी के बाद और खासतौर पर 1968-69 के बाद पहला ऐसा चुनाव है जहां पर कोई हताहत होने की, किसी की जान जाने की खबर नहीं आई है, जो कि एक बेहद सुखद खबर है। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई पिछले अप्रॉक्सीमेटली 50 साल में। तो ये एक बेहतर चीज है। रिगिंग की जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक बात है, बहुत जगहों पर रिगिंग देखने को मिली। कहीं पर जो है ईवीएम खराब का इशू आया, कहीं पर टेप लगा दी गई, कहीं पर तमाम तरह की दिक्कतें, और जहां पर भी ऐसी बात आई वहां पर ऑलरेडी कह दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वहां पर रीपोलिंग होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर जो है वो ये कि बढ़ चढ़कर जो मतदान हुआ है और पहली बार जो बंगाली मतदाता वोकल हुआ है, खुलकर बोला है, वो बेहद ही शानदार और अविस्मरणीय है। माताओं बहनों ने जिस तरीके से वोट किया है, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 5 से ज्यादा रोड शोज किए, 19 से ज्यादा रैली की नोटिफिकेशंस के बाद, अध्यक्ष जी ने अप्रॉक्सीमेटली 40 से ज्यादा रोड शोज किए और तमाम अलग अलग कार्यक्रम किए। इसके अलावा अगर आदरणीय गृह मंत्री जी की बात करूं तो 25 से ज्यादा रैलियां और करीब 1 दर्जन से ज्यादा रोड शोज हुए। उसका इंपैक्ट देखने को आया, जनता में विश्वास जगा।
इलेक्शन कमीशन और सीएपीएफ को भी जरूर इसमें क्रेडिट देना होगा कि जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद थे, खासतौर पर ग्रेटर कलकत्ता की वो 21 सीटें और भद्रलोक की वो सीटें जितनी भी हैं वहां पर 11 सीटों में, उन तमाम जगहों में इस बार उसका असर देखने को मिला और पूरे बंगाल में देखने को मिला। ममता दीदी जिस तरीके से हताश निराश नजर आई, पहली बार ऐसा हुआ उनके पूरे जीवन में। आमतौर पर क्या होता था कि वो दोपहर को निकलती थी। लेकिन शिवम त्यागी, देखिए ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं ने बहुत सभाएं की, लेकिन ममता बनर्जी तो आज भी कह रही हैं कि भाई ये तो सीआरपीएफ और सीएपीएफ के जो लोग थे इतनी बड़ी तादाद में भेज दिए गए, उन्होंने महिलाओं बच्चों को भी नहीं छोड़ा, और इन लोगों को तो सीमाओं पर होना चाहिए। ये लोग एक पार्टी के कैडर की तरह काम कर रहे हैं। सीधा सीधा आरोप लगाया केंद्रीय सुरक्षा बलों पर। दुखद है अशोक जी, अगर आजादी के 75 साल बाद भी हिंदुस्तान के एक राज्य में 2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती की जरूरत है, तो यह दुखद तो है, बात तो यह मैं भी मानता हूं। लेकिन यह स्थिति पैदा करने वाले कौन है? भाजपा तो कभी सरकार में नहीं आई, पहले कांग्रेस फिर लेफ्ट और उसके बाद टीएमसी। अगर आज भी स्थिति वहां इतनी खराब है, आज भी अगर आदमी वहां वोट देते हुए डरता है, आज भी विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता को मारा पीटा जाता है, हत्याएं होती है, आज भी पोस्ट पोल की 2000 हिंसाएं जो है 2021 में अनाउंस हुई, 32 से ज्यादा बलात्कार हुए, 60 से ज्यादा लोगों की जान गई। एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वोट देना है, अगर उसको भी राज्य सरकारें मिलकर सिक्योर नहीं कर पाई 75 साल में, तो यह दुखद तो है। लेकिन जो इस बार केंद्रीय एजेंसियों का रवैया रहा, उसको देखते हुए कोई जान माल की हानि नहीं हुई, किसी महिला पर अत्याचार नहीं हुआ, कहीं पर दंगा होड़दंग नहीं हुआ, बमबाजी जो होने वाली थी उसको पहले रोका गया, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं सेना बॉर्डर पर होनी चाहिए, लेकिन आपने अपने राज्य में कैसे हालात पैदा कर दिए होंगे कि वोटर को डर लग रहा है और वो निकल नहीं रहा। और अंत में बस इतना कहकर खत्म करूंगा कि जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन दिखाई दी, चाहे वो अभिषेक बैनर्जी का यह कहना हो कि 4 मई 12 बजे के बाद मैं देखूंगा, चाहे ममता बनर्जी का पुलिस वालों को यह कहना हो कि आपको तो यहीं रहना है, कि केंद्रीय बल तो चले जाएंगे, चाहे वो इनके जहांगीर जो इनका विधायक है उसका, चाहे वो फरहाद हकीम, तमाम ऐसे लोगों के हताश बयान बताते हैं कि बदलाव है। और हां, जो बात बीच में रह गई थी वो ये कि ममता दीदी पहली बार आमतौर पर क्या होता था कि वो दोपहर के बाद जाती थी, आज पहली बार बंगाल ने उनको बूथ बूथ पर जाते हुए देखा। समझ में आ रहा है उनको कि इस समय स्थिति कैसी है। टीएमसी जो है बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। टीएमसी बुरी तरह से चुनाव हारेगी, शिवम त्यागी कह रहे हैं। कुछ जो है एग्जिट पोल दिखा रहे हैं टीएमसी हार रही है, बुरी तरह से तो नहीं, लेकिन मामला कांटे का जरूर है। एहतशामुल जी जो है शिवम त्यागी कह रहे हैं कि भाई आज जो है ममता दीदी पहली बार दिखी कि वो बूथ से बूथ भाग रही थी। एक पैनिक दिखाई दे रहा है टीएमसी कैंप में, क्या आपको लगता है इस पैनिक को आप भी महसूस कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं अशोक श्रीवास्तव जी, हम लोग किसी तरह के पैनिक किसी फील नहीं कर रहे थे। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने सुबह उठकर के अपना वोट डाले और उसके बाद में तमाम मॉनिटरिंग कर रही थी कि भवानीपुर में जो हमारे यहाँ क्या है परिस्थिति पर नजर रखी हुई थी। तो इसमें तो कोई ये बात आश्चर्य वाली बात नहीं है। अगर वो फर्स्ट टाइम इस तरह के वो काम कर रही है तो देखिए इस बार जो है लड़ाई तो जाहिर है कि टक्कर की है, इसलिए हम लोग भी उसी हिसाब से चुनौती दे रहे हैं। हम अपने सामने वाली पार्टी को आज देखिए छावनी में तब्दील कर दिया गया पश्चिम बंगाल। आपने तो देखा कि 2.5 लाख समझ लिए कि जवान तैनात थे। यहाँ तो कोई बॉर्डर नहीं है कि मतलब जंग लड़ने वाली बात है, लेकिन तमाम एजेंसियों को लगा करके, अभी हमें त्यागी जी कह रहे थे एजेंसियों ने काम किया, वाकई में एजेंसी काम किया, तमाम एजेंसी को लगा कर करके आज देखिए इनकम टैक्स ईडी, सीबीआई और जो एसआईआर के माध्यम से समझिए चुनाव आयोग के हिसाब से काम किए। जो रिगिंग जो है स्पेशल इंटेंशन रिवीजन की जगह पर स्पेशल इंटेंशन रिगिंग किया गया है। इस हिसाब से 27 लाख लोग अशोक जी वोट नहीं दे पाए हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। आपने देखा होगा ठीक है 58 लाख लोगों का नाम एसआईआर के माध्यम से बाहर हुआ, लेकिन 27 लाख लोग वोट देने से वंचित रह गए। ये लोकतंत्र का महापर्व जो है वो कर नहीं पाए, वो अपना मत का प्रयोग नहीं कर पाए। तो ये एक चुनाव आयोग द्वारा जिस हिसाब से काम किया गया है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं एहतशामुल जी मुझे लगता है कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है तो 27 लाख के बात क्यों कर रहे हैं? और मैं इसलिए कह रहा हूं बात होने में कोई समस्या नहीं है, और समस्या यह है कि इस सब के लिए
ये जो आप कितने वोट काट दिए, सबके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुना है वो आप सुन चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है सुरक्षा, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी आप लोग अदालत में चुनौती दे चुके हैं, वहां भी अदालत में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये तो आप नहीं कह सकते ना कि इस देश में सुनवाई नहीं है और सब कुछ जो है आप लोगों की मर्जी से तो नहीं होगा। देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, बाकी सब चीजें हैं, तो उस हिसाब से चीजें चल रही हैं। उसमें आप लोगों को विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ रही है अगर आपको लगता है कि आप लोग आसानी से जीत रहे हैं तो? देखिए, ये जो है एग्जिट पोल है, बात समझना होगा, एग्जिट पोल नहीं है। हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए 4 तारीख का जो दिन आएगा तो देखेंगे और 72 घंटा से 96 घंटा के अंतराल में सारे रिपोर्ट लोगों के सामने में आ जाएगी। और जो एग्जिट पोल जो दिखा रही है, मैं उस पर बिलीव नहीं कर रहा हूं अशोक श्रीवास्तव जी। इसलिए हम लोग चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने एहतशामुल जी, मैंने तो पहले ही कहा, देखिए मैंने तो पहले का एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट नतीजे नहीं है 4 तारीख तक क्या होगा। हमने पहले भी एग्जिट पोल जो है बंगाल को लेकर ही गलत साबित हुए हैं। लेकिन सिर्फ ये जो बार बार आपकी इतने वोट काट दिए केंद्रीय, ये जो है ना, कम से कम ये विक्टिम कार्ड जो है 4 तारीख को मत खेलिएगा, क्योंकि अभी आपने कहा कि आप लोग जीत रहे हैं और नतीजे, तो 4 तारीख को ये विक्टिम कार्ड मत खेलिएगा कि चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया, केंद्रीय बलों ने ऐसा कर दिया। केंद्रीय बल वहां थे, इसलिए वहां पर एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। मुझे बार बार आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि पश्चिम बंगाल वो जगह है जहां पर पंचायत चुनाव में भी 50-50 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। सोचिए, छोटा सा पंचायत चुनाव होता है, तो ये तो विधानसभा चुनाव थे जहां दीदी के लिए जीवन मरण का सवाल था। ये अच्छी चीज है, इससे अप्रिशिएट मैं हो रहा हूं कि अच्छी चीज है जो यहाँ इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन आग लगेगी तो धुआं उठेगी अशोक जी। 27 लाख लोग वंचित रह गए तो ये बात सामने होगी, चाहे 4 तारीख हो चाहे कभी भी हो, ये बात होगी कि लोग वंचित रह गए। 27 लाख लोग हमारे वोट नहीं दे पाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सर सुनिए ना, आग लगेगी तो धुआं होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, आप धुआं जरूर होगा, आग लगेगी, लेकिन बार बार ये कह के देश में आग लगाने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का, मैं फिर से कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट आप जा चुके हैं और 4 तारीख को पता चलेगा कहां आग लगेगी और किसके पीछे से धुआं निकलेगा, वो तो 4 तारीख को हम देखेंगे, सब इंतजार करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने कहा, मैं आपको आज 2 चीजें बता देता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अभी मेरे पास एक खबर आई है जिसमें महुआ मोइत्रा ये कह रही हैं कि झूठे अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ 60 दिन तक बंगाल में रहेगी, लेकिन सच तो यह है कि सेना की वापसी कल से शुरू हो रही है। यह फेक न्यूज है जो ममता बनर्जी ने, अभी प्रकाश जी भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं, मुझे लगता है ये उनका बयान मेरे हाथ में आया है और ये जो है फेक न्यूज है। गृह मंत्री कह चुके हैं कि टिल फर्दर ऑर्डर, यानी जब तक जरूरत नहीं होगी। लेकिन दुखद जानते हैं क्या है? दुखद यह है कि पानीहाटी से आज जो आरजी कार जो बलात्कार पीड़ित और जिसकी हत्या हो गई, अभया, उनकी मां खड़ी थी और पानीहाटी से भाजपा उम्मीदवार रत्ना देवनाथ ने आज कहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें निशाना बनाया। रत्ना ने कहा उन्होंने गुंडे भेजे, गो बैक के नारे लगाते हुए मुझ पर हमला किया। यह बंगाल में हुआ। टीएमसी समर्थकों ने आरजी का रेप पीड़िता की मां को घेरा, भद्दी गालियां देने का आरोप ये आज हुआ है। आप सोच रहे हैं कि बंगाल में इस तरह की राजनीति आज भी हो रही है, और अगर खुदा ना खास्ता केंद्रीय बल ना होते तो आप लोग तो एक रेप पीड़िता की मां को भी नहीं छोड़ते। मतलब केंद्रीय बलों की मौजूदगी में टीएमसी के लोगों ने अभद्रता की उनके साथ। सोचिए आप, उनके माँ बाप को, मतलब एक बच्ची उनकी मर गई, उनके माँ बाप को क्या जीने का अधिकार नहीं है? शर्म ना कहिए। अगर कुछ शर्म करनी है तो इस पर करिए, ज्यादा इस पर सवाल उठाने चाहिए। प्रकाश चंडालिया, मैं इससे पहले निखिल आपके पास आऊं। प्रकाश चंडालिया आज दिन भर पश्चिम बंगाल में ग्राउंड पर से। प्रकाश, सीधी सा सवाल यह है, ग्राउंड पर क्या एग्जिट पोल के नतीजे जो आए, क्या वो उसी के अनुरूप हवा दिखती है? अशोक, अभी आप जो महुआ मोइत्रा का दिखला रहे थे, महुआ मोइत्रा के बारे में क्या कहा जाए? जो महिला सांसद, तृणमूल पार्टी की सांसद अपना लोकसभा ईमेल आईडी का पासवर्ड किसी और आदमी को दे सकती है, झूठे नैरेटिव फैला सकती है और हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर सकती है, मां काली को सिगरेट
पीने वाली देवी बता सकती हैं, उनके नैरेटिव पर क्या चर्चा की जाए। पिछले कई दिनों से तृणमूल पार्टी की ओर से फेक नैरेटिव फैलाने का बड़ा उपक्रम चल रहा है। आज दोपहर की घटना यह है कि आज इन्होंने ये फैलाया कि मतदान संपन्न हो जाने के बाद में केंद्र सरकार ने 1 तारीख से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, ये भी झूठी खबर फैलाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सोशल मीडिया पर है। और कल रात को यहाँ पर मानिक तल्ला के जो भाजपा के उम्मीदवार है तापस राय, और यहाँ पर जो बीजेपी की महिला नेत्री है लॉकेट चैटर्जी, जो पहली सांसद रह चुकी हैं, इस प्रकार के 3 नेताओं के फेक फोटो सोशल मीडिया पर प्रचारित किए गए हैं कि मतदान के पहले इन लोगों ने अभिषेक बनर्जी के कार्यालय में जाकर के उन लोगों से मुलाकात की है। इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम ये पार्टी हमेशा करती रही है। अब देखिए, धरातल पर अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से तृणमूल पार्टी जो है, जब से केंद्र सरकार आई है या जब से आप कह लें कि आचार संहिता लागू हुई है, तभी से बौखलाई हुई है। केंद्र सरकार ने सबसे पहले तो हमें चुनाव आयोग को, केंद्रीय सुरक्षा वाहिनी को और पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल और चुनाव की व्यवस्था में लगी हुई टीम के हर एक व्यक्ति को नमस्कार करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करना चाहिए। और जैसा कि शिवम त्यागी जी ने कहा कि बंगाल की धरती में इस बार खून नहीं गिरा, ये बहुत बड़ी बात है। बिना खून गिरे 92% तक मतदान हो जाना शांतिपूर्वक तरीके से, और उसके बावजूद कि जिस पार्टी के पास में अनुव्रत मंडल हो, अराबुल हो, शौकत मोल्ला हो, शेख शाहजहां जैसे गुंडे हो जो खुलेआम धमका, और जहांगीर खान जिस फालता की आप बात कर रहे थे और रिपोलिंग की बात चल रही है, भाजपा ने 32 बूथों पर रिपोलिंग की डिमांड की है। और जैसा कि आपने बताया कि 77 सीटों की कंप्लेन आई है। इन सारे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो ये समझिए कि हाशिए पर चलने वाली पार्टी। प्रकाश मैं जानना चाह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो बंगाल के एग्जिट पोल बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी ऑन एन एवरेज बीजेपी 147 से 167 सीटें तक ले सकती है, टीएमसी 138 से 136। मैं उनका एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, 148 सीटें चाहिए बहुमत से सरकार बनाने के लिए। क्या आपको ग्राउंड पर लगा, क्योंकि आज जहां चुनाव थे वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का गढ़ है, वहां की हवा का रुख बता देगा बंगाल में क्या चल रहा है? क्या देखा आपने? अशोक जी, पूरे पश्चिम बंगाल का माहौल बदला हुआ है। और स्थिति देखें तो 2011 में जब वामपंथी शासन को हटाकर के ममता बनर्जी चुनाव सत्ता में आई थी, वो 2011 में जो माहौल बना था, इस बार भी वही माहौल है, परिवर्तन का माहौल है। और सच कहें तो लोग यहाँ के हाथ जोड़ रहे हैं, तौबा तौबा कर रहे हैं। 15 वर्षों में तृणमूल शासन ने हिंसा के अलावा, भय के अलावा और भेदभाव के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। 1500 रुपए देकर के आप लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं। मां, माटी और मानुष का नारा करने वाली पार्टी ने यहाँ पर रोजगार नहीं दिए। तो आपको लगता है तो आपको लगता है मोटे तौर पर यहाँ पर जो एग्जिट पोल है वो जमीन पर भी ये होते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मैंने महुआ मोइत्रा की एक फेक न्यूज से शुरुआत की थी, आपने उनकी आज की एक और दूसरी फेक न्यूज बता दी। मुझे लगता है महुआ मोइत्रा की फेक न्यूज के ऊपर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है और उसका नाम महुआ मोइत्रा के हसीन सपने, या कुछ और भी ऐसा नाम हो सकता है। आप लोग दर्शक भी सोच के बताइएगा, महुआ मोइत्रा के हसीन सपने, जिसमें उनकी तमाम फेक न्यूज जो हैं उनके ऊपर एक पूरा कंपाइलेशन हो, तो एक अच्छी खासी 200 पेज की किताब लिखी जा सकती है। मैं आइडिया दे रहा हूँ बहुत सारे लेखकों को। बहरहाल निखिल जैन, आप उंगली उठा रहे थे, मैं आपके पास, मैंने कहा बंगाल की बात कर लूँ फिर मैं आपके पास आता हूँ। लेकिन महुआ मोइत्रा की जब बारे में बताया तो आपने बड़ा अजीब सा रिएक्शन दिया। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, उन्होंने माँ काली को सिगरेट और शराब पीने वाली देवी बताया था। आपको शायद जानकारी, आप लैपटॉप है, एक बार चेक कर लीजिए। अशोक जी बिल्कुल, इसलिए मैंने चेक भी कर लिया था। महुआ मोइत्रा का बयान ये था कि उनकी परिधारणा में माँ काली मांस और मदिरा एक्सेप्ट करने वाली एक भगवान है। और हम सबको पता है कि माँ काली के ऐसे मंदिर होते हैं जहां पर मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। लेकिन मैं उन सारे विषयों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं विषय में, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय ये है कि आज चुनाव कैसे हुआ है, क्या सही था, क्या फेयर था, क्या नहीं था। क्योंकि आपने अपनी शुरुआती वक्तव्य में एग्जिट पोल पर भी है, लेकिन आपको फ्री एंड फेयर पे आपत्ति है तो जरूर अपनी बात रखिए, फिर एग्जिट पोल पर भी आएंगे और कांग्रेस की जो दुर्दशा दिख रही है उस पर भी आएंगे। एग्जिट पोल पे मैं चलिए उसी से शुरुआत कर लेता हूं। कांग्रेस पार्टी जो 5 राज्यों में अभी चुनाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी वहां पर एक राज्य में गठबंधन में सरकार में है, तमिलनाडु में। एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वो तमिलनाडु वाले गठबंधन की सरकार में तो मौजूद रहेगी ही, और केरला में भी अपनी सरकार बनाने जाने वाली है। एग्जिट पोल्स के हिसाब से टीएमसी की जो सरकार वेस्ट बंगाल में है वो जाने वाली है, ज्यादातर एग्जिट पोल्स का कहना यही है। पर आपके दर्शकों को छोटी सी चीज याद दिला दूं, 2021 में जितने भी एग्जिट पोल्स थे, मैं बता चुका हूं, सब ने यही ऐसे बिल्कुल यही आंकड़े दिए थे और बिल्कुल ही अलग एक नतीजा आया था।
और इसमें एक और चीज मैं बता दूं, प्रदीप गुप्ता जो एक्सेस माई इंडिया के हैं, थोड़े ही दिनों पहले उन्होंने बोला कि इस बारी बंगाल में उन्हें पोलिंग करने में, सैंपलिंग करने में इतनी दिक्कत हुई कि 60% लोग जवाब ही नहीं देना चाहते। जब अगर रिस्पोंडेंट जवाब नहीं दे रहा तो मुझे नहीं लगता कोई भी पोल एक सही रिजल्ट दे सकता है। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैं यहां पर इंटरवीन करना चाहूंगा। देखिए, बंगाल में बार बार कह रहा हूं, डर का माहौल है, भय का माहौल है, इसलिए लोग बताने को तैयार नहीं है। और इसका एक परिणाम यह भी हो सकता है कि बीजेपी की वहां पर आंधी चल रही हो, क्योंकि बीजेपी को वोट देने वाला खुलकर बताता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है चुनाव बाद जो हिंसा होगी उसका वो निशाना बन सकता है। इसलिए यह भी हो सकता है एग्जिट पोल से उलट जो है ये बीजेपी के पक्ष की एक आंधी हो, यह भी परिणाम हो सकता है, या दूसरा परिणाम भी हो सकता है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बोलिए। और क्योंकि आपने हिंसा का जिक्र करा तो मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा देवदीप चैटर्जी को। कांग्रेस पार्टी के 43 साल के कार्यकर्ता को कुछ गुंडों ने मार मार के उनकी बीवी और उनके 10 साल के बच्चे के सामने मौत के घाट उतार दिया। तो अगर कोई ये कह रहा है, नहीं मैं उस पर आ रहा हूं, अगर कोई ये कह रहा है कि बता दीजिए, फिर आगे बढ़े। एक खून बहा इसमें आप। हाँ, और उस पे वहां के जो लोकल कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उन्होंने आरोप टीएमसी पे लगाया है। जांच होनी चाहिए और टीएमसी के जो भी गुंडों ने, टीएमसी के जिन भी गुंडों ने किसी की भी हत्या करी है, कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या करी है, उनको कानूनी प्रक्रिया से उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। चलिए अब मैं आपके इनिशियल वक्तव्य की बात, आप आगे बढ़े इससे पहले कह दो, निखिल ने कितनी सफाई से कहा लोकल टीएमसी, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा और राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके लिखा कि टीएमसी की गुंडागर्दी। लेकिन मैं बार बार कहता हूं ना, कितनी सफाई से कांग्रेस जो है, महुआ मोइत्रा का जब अटैक होता है तो कैसे कांग्रेस वाले बचाव में आ जाते हैं, उसके बाद कैसे जो है जब हिंसा की बात होती है तो अपने ही कार्यकर्ता की हत्या को कैसे अंडरमाइन करने के लिए कि एक हत्या हुई और एक उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन लोकल लोगों ने कह दिया था, टीएमसी के लोग थे सर, राहुल गांधी ने कहा गुंडा राज है वहां। अब आप बोलिए। ठीक है, अब मैं आपके शुरुआती वक्तव्य पे आता हूं। आपने बताया कि कैसे पश्चिम बंगाल में 77 जगह से ईवीएम टैंपरिंग की कंप्लेन आई है। अब मुझे तो ये याद आता है कि सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा देकर चुनाव आयोग ने यह बताया था कि ईवीएम टैंपरिंग किसी भी प्रकार से हो ही नहीं सकती। फिर अप्रैल 2024 में दोबारा बोला गया। और एक मिनट, हे भगवान, ईवीएम टैंपर नहीं हो सकती। अभी आपने टैंपरिंग ईवीएम टैंपर कैसे? ईवीएम आपको दृश्य दिखाओ जरा, निखिल जी के लिए दृश्य दिखाओ। मैंने दृश्य देखी। ईवीएम को अंदर से टैंपर नहीं किया गया है। ईवीएम में जहां बीजेपी का साइन होता है वहां पर ऊपर से टेप लगा दी जाती है ताकि उसका बटन कोई ना दबा सके। ईवीएम टैंपर वो टैंपर नहीं है, मतलब अगर आप वोट कहीं भी डाल लो तो फिर तो पोलिंग बूथ की कैमरा फुटेज में दिखेगा। वो दिख गया ना। तो बस यही, बिल्कुल यही आरोप कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा 2024 चुनाव में लगाए थे। हाई कोर्ट में गए थे याचिका लेके कि एकदम से ऐसे कैसे वोटर टर्नआउट बढ़ गया, आप हमें वीडियो फुटेज दीजिएगा। ये आपकी जानकारी के लिए शॉर्ट दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल दिखा रहे हैं कि कितनी गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल ऐसी ही गड़बड़ी के आरोप कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में लगाए थे। हाईकोर्ट ने याचिका पे निर्देश दिया चुनाव आयोग को कि आप सारी सीसीटीवी फुटेज दीजिए। हुआ क्या? केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर 4 दिन में रेट्रोस्पेक्टिवली रूल बदल के कहा फुटेज नहीं देंगे। और एक चुनाव आयोग कहते हैं क्या माताओं बहनों की ऐसी वीडियो साझा करनी चाहिए क्या? अब ऐसी वीडियो कैसे साझा कर दी? ओके, अभी शिवम जी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर दूं। ये वहां पर सीसीटीवी फुटेज से सामने नहीं आया है सर। वहां का जो वहां का उम्मीदवार था उसने घूमकर ये चोरी पकड़ी और आप बूथ के अंदर फोन कैसे लेके गए? एक मिनट सवाल, मैं बता रहा हूं आपको, फोन वो नहीं लेके गए थे। उन्होंने जाकर उनका जो पूरा फुटेज उन्होंने जाकर पहले देखा कि उनके उस पर लगी हुई है। वो बाहर से उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया, कैमरामैन को बुलाया, मीडिया को बुलाया, फिर उन्होंने दिखाया। तो मेरा सवाल यह है कि अगर बीजेपी का एक व्यक्ति जो है, जो जहांगीर खान जैसे माफिया के सामने लड़ रहा है, वो इतनी हिम्मत कर सकता है, तो हरियाणा में आपके लोग क्या उस समय, क्या राहुल गांधी ने जो जलेबियां फैक्ट्री से मंगवाई, क्या जलेबियां खा रहे थे राहुल गांधी की? आपके किसी आदमी ने आपको शिकायत तब करनी है जब चुनाव खत्म हो चुका। तब भी चुनाव के दौरान भी हुई, चुनाव के दौरान जो शिकायत, चुनाव के दौरान बिहार में भी हुई, हरियाणा में भी हुई, लोकसभा चुनाव में भी हुई। वो मुझे लगता है। और एक और छोटा सा सवाल है, अगर ऐसे टेप लगाई गई तो जिम्मेदारी क्या चुनाव आयोग की है या किसी राजनेता? अरे चुनाव आयोग ने तो एक्शन ले लिए, वहां पे राजनेता की, वहां पे जितना लोकल स्टाफ बैठा वो उन्हीं का लोग था, उन्होंने लगाया, पकड़ लिया। शिवम त्यागी जवाब देंगे। शिवम त्यागी भाई, बिहार में भी ऐसा ही हुआ। शिवम त्यागी, बिहार में भी ऐसा हुआ, ये कह रहे हरियाणा में भी ऐसा हुआ, तब तो कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां पे फट से सुनवाई हो जाती है। एक बड़ी सिंपल सी बात है, बिहार को चुनाव हुए अभी समय हो गया है,
ठीक है, साल पूरा नहीं हुआ है, आपके पास 45 दिन होते हैं, कांग्रेस के पास भी थे। अगर इस तरह की कोई भी टेम्परिंग कहीं हुई थी तो विद इन 45 डेज आपके पास टाइम था पिटिशंस फाइल हुई, पेपर फाइल करने का कोर्ट बता में। दूं, आप कर सकते थे, पूरी वीडियोग्राफी ले सकते थे, लेकिन ऐसा कहीं हुआ ही नहीं। लेकिन हुआ ही नहीं कहीं, इसका मतलब टेम्परिंग नहीं हुई कहीं। मैं आज भी कहता हूं, बंगाल हुआ है ना अभी, शिवम, 21 इलेक्शन पिटीशंस पेंडिंग है हाई कोर्ट में। सिफर ही आपका, जीरो ही था, जीरो ही है, जीरो ही आप तो जानते हैं बिहार था में प्लीज बीच में प्लीज, मुझे आप ये भी बताइएगा थोड़ा अपने लैपटॉप पे देखकर। एक मिनट शिवम, एक मिनट, तब तक आप अपने लैपटॉप पे ये भी चेक कर लीजिए कि क्या कांग्रेस ने, क्योंकि मैं ये देख रहा था बिहार चुनाव होने के बाद लोग रोज सोशल मीडिया पे लिखते थे कि आज 25वां दिन है, आज 26वां दिन है, आज 28वां दिन है, अभी भी 45 दिन बचे हैं, 45 दिन बचे हैं, फुटेज मांग लो, लेकिन कांग्रेस ने, किसी ने फुटेज नहीं होगा, चेक कर लीजिए। 21 इलेक्शन पिटीशन, अरे इलेक्शन पिटीशन में तो चलती रहेगी सुनवाई, वो कोई, लेकिन क्या फुटेज मांगी 45 दिन तक, ये जरा आप अपने लैपटॉप हरियाणा में फुटेज मांगी तो वहां पे कानून बदल दिया गया। आप कह रहे हैं बिहार में क्यों नहीं मांगी, हरियाणा में तो मांगी, कोर्ट का निर्देश भी आया कि दे दीजिए। मैं फिर से वही कह रहा हूं, देश के 140 करोड़ लोगों को भी पता चल गया अब तो कांग्रेस इतना लेट क्यों है। हर चुनाव में 45 दिन आपके पास फुटेज मांगने के लिए होते हैं। हो सकता है कि जो टेप लगी हो कहीं एक आधा, वैसे तो कांग्रेस को कोई चैलेंज ही नहीं मानता, तो आपको तो कोई क्या ही टेम्परिंग करेगा और टेप लगाएगा, लेकिन हो सकता है अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई संशय है तो आप अभी भी मांग सकते हैं। बिहार में भी यह स्थिति आपके साथ थी, लेकिन 45 दिन में एक भी पिटीशन आपकी इस संबंध में फाइल नहीं हुई कि इस पर्टिकुलर बूथ की हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि यहां पर टेम्परिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन कानून बदल गया है, सवा साल पहले सरकार ने कानून बदल दिया, अब कोई फुटेज नहीं मांग सकता। आप मांगेंगे तो शायद मिल जाएगी। भाई किसने कहा नहीं? दिसंबर 2024 का इलेक्शन कमीशन ने रूल्स में चेंज करा है। अदर डॉक्यूमेंट्स में से सीसीटीवी फुटेजेस की एक्सटेंशन है, दैट वाज ब्रॉट इन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। Bro, thank you. You're beating around the bush. Again, I'm saying I'm talking about Bihar elections. After the elections, you can file an affidavit within 45 days. अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, सिर्फ 45 डेज नहीं है। अगर आपको लगता है कि 45 डेज के अंदर आपने एप्लीकेशन फाइल करी और एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, तो चाहे फिर सालों साल वो मुकदमा चलता रहे, वो तो पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग हमेशा रहेगी जब तक उस केस में चुनाव आयोग ने कानून बदल दिया था कि 45 दिन में सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर जाएंगी। एक मिनट रुकिए, मुझे इतना याद है कि बिहार चुनाव के, महाराष्ट्र चुनाव में नहीं जा रहा मैं, मुझे इतना याद है कि बिहार चुनाव के बाद 45 दिन तक कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट ने फुटेज नहीं मांगी। एक बात, दूसरी बात जहां तक टेप लगा के टेम्पर करने की जरूरत है, वो बात सही है, वो बात बिल्कुल सही जो शिवम जी ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस के आगे टेप लगाने की जरूरत नहीं, वैसे ही पब्लिक ने वहां पर टेप लगा दी है कि वो उनके 0 सीटें हैं, शायद इस बार भी मतलब 0 से 1 आधों में, वहां तो पब्लिक ने टेप लगा दी है, तो किसी और को टेप लगाने की जरूरत नहीं, कांग्रेस को वहां कोई वो विकल्प मानता ही नहीं। इसलिए बीजेपी को भी तमिलनाडु और केरला में वैसी टेप लगी है। वो तो अभी पता चलेगा कितना आता है, वो तो फिर सवाल होगा बीजेपी से, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। मैं प्रणय जी आ रहा हूं आपके पास, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद प्रणय जी आता हूं आपके पास, क्योंकि देखिए एग्जिट पोल के नतीजे आप कह सकते हैं कि दक्षिण में, उस पर भी जरूर शिवम त्यागी से बात होगी, क्यों नहीं दक्षिण में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर पा रही इतने सालों के बाद भी। हालांकि बंगाल में अगर बीजेपी पहली बार सत्ता में आ रही है तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बंगाल बीजेपी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी यानी जनसंघ जो है, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल से आते हैं, इसलिए बीजेपी के लिए, और ये वो स्टेट है जिसने 3 दशक तक जहां पर लेफ्ट का शासन रहा, अब लेफ्ट के शासन के 3 दशक तक जिस राज्य में रहा उसमें बीजेपी आती है, तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल विन मानी जाएगी। आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक नहीं है क्या? ब्रेक चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। 605 बदलो आदत बदलो।
बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं एग्जिट पोल का दाव किसका जो है चुनाव में होगा बेड़ा पार, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो एक बदलाव का संकेत दे रहे हैं। बदलाव लेकिन कुछ राज्यों में जरूर दिखता है, बंगाल में दिखता है, केरल में दिखता है, तमिलनाडु में 50-50 का मामला है, लेकिन पुडुचेरी और असम में पूरी तरह से जो है बीजेपी सत्ता पर बनी हुई है। ये एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं। एग्जिट पोल है, सही परिणाम 4 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जो है प्रणय कुमार जी, आप इसमें जोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का जो एग्जिट पोल है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की हवा दिख रही थी उसके अनुरूप है? अशोक जी, उससे पहले मैं आपने कथन की जो शुरुआत की कि आज सबसे बड़ी खबर यह नहीं है कि एग्जिट पोल क्या कह रहा है और एग्जिट पोल में किसको जीतते हुए दिखाया जा रहा है, बल्कि सबसे बड़ी खबर यह है कि बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव संपन्न हो पाया। स्वतंत्रता के 8वें दशक में भी यदि किसी राज्य के लिए सबसे बड़ी खबर है तो यह बहुत चिंता की बात है, बहुत दुखद है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है। अगर किसी राज्य की जनता भयभीत हो वोट डालने जाने के लिए, भयभीत हो कि वहां से जब केंद्रीय सशस्त्र बल को हटाया जाएगा तो उनका क्या होगा, ये उस राज्य की पूरी मशीनरी और कानून व्यवस्था और सामाजिक वातावरण को बताने के लिए पर्याप्त है। मैं इससे बड़ी बात एक यहां उठाना चाहता हूं। यदि आप में से कोई बंगाल गया हो तो आज बंगाल में उद्योग की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है। आपने क्या बना दिया बंगाल को? एक ऐसा राज्य जो अपने साहित्यिक, बौद्धिक, कला, इन सब के सौंदर्य के कारण जाना जाता था, उसकी स्थिति यह हो गई कि वहां चुनाव में लोकतांत्रिक मतों का अधिकार देने के लिए लोगों को चिरौरी करनी पड़ रही है केंद्र से। लोगों को आग्रह करना पड़ रहा है कि हमें पहले सुरक्षा दीजिए, फिर हम अपने लोकतांत्रिक मतों का प्रयोग कर सकेंगे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अशोक जी, एक और बात कहना चाहता हूं। मैं बंगाल से सटे हुए राज्य बिहार से आता हूं और मैंने उस दौर के दर्द को झेला है, अभिशाप को झेला है, जिस दौर में सभी बिहारियों की पहचान एक अनपढ़, जाहिल, पिछड़े व्यक्ति की बना दी गई थी। उसकी भाषा का मजाक बनाया जाता था, उसके खान पान परिधान का मजाक बनाया जाता था। बिहारी एक अपशब्द के रूप में प्रयोग किया जाता था। आज पश्चिम बंगाल की स्थिति एक राजनीतिक दल की कार्य संस्कृति के कारण ऐसी ही पहुंच गई है, और बंगाल जो अपनी बौद्धिकता के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता था, भारत में तो जाना ही जाता था, उसकी स्थिति दयनीय है। अशोक जी, एक और बात कहना चाहूंगा मैं। 1977 से 2026 के बीच में केवल एक बार बंगाल में परिवर्तन की लहर, परिवर्तन की आहट को महसूस किया गया, वो 2011 था। वामपंथ के रक्त चरित्र से मुक्त होने के लिए बंगाल छटपटा रहा था। ठीक वही स्थिति आज बंगाल की है। आज बंगाल एक ऐसे शासन तंत्र से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा है जिसकी पहचान हिंसा की बन गई है। वही रक्त चरित्र, वही शासन तंत्र जो वामपंथियों ने दिया, उससे भी क्रूर तरीके से
एक शासन तंत्र चलाया जा रहा है 2011 के बाद, जिससे बंगाल की जनता मुक्त होना चाहती है। और इस बार 8 एग्जिट पोल हुए हैं। 8 एग्जिट पोल में केवल जनमत पोल्स और पीपुल्स प्लस इस दो ने ममता बनर्जी को बढ़त दिखाई है। बाकी 8 में से 6 ने पूर्ण बहुमत भाजपा को दी है। तो यह परिवर्तन का स्पष्ट संकेत, ये परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। लेकिन निखिल, मैं निखिल और उसके बाद शिवम जी के आप पास आता हूं, क्योंकि असम एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। असम के अभी एग्जिट पोल आए हैं और असम के एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी इस बार अकेले अपने दम पर ही वहां पर कुछ तो एग्जिट पोल बीजेपी को 100 सीटें मिलते हुए दिखा रहे हैं। और निखिल, कांग्रेस जो है वहां पर 2 दर्जन सीटों पर लगभग थी और अभी भी कुल मिलाकर 2 दर्जन सीटों के आसपास सिमटती हुई दिख रही है। क्या ये चिंता की बात नहीं है? वो असम जहां पर राहुल गांधी ने खुद जो है, गौरव गोगोई उनके जो किचन कैबिनेट के सदस्य हैं, उनके हाथ में कमान थी, उसके बावजूद वहां पर इतनी बुरी दुर्गति हो रही है कांग्रेस की। अशोक जी, जाहिर सी तौर पे असम में जो हो रहा है बहुत चिंता का विषय है कि किस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री एक पोस्ट डालते हैं पब्लिकली जहाँ पर एक समुदाय को गोली मारने की बात करते हैं। एक समुदाय का नाम लेके कहते हैं कि ये 5 रुपये रिक्शा वाला मांगे तो 4 रुपये देना, और फिर बताते फिरते हैं कि नहीं नहीं, मेरा तो इस शब्द से मतलब था बांग्लादेशी, मेरा मतलब पूरा समुदाय नहीं है। फिर बताएंगे बांग्लादेशी 38% है, जबकि जिस समुदाय की वो बात कर रहे हैं उसकी सेंसस में, पिछली सेंसस में पॉपुलेशन 38% आती है। जिस तरीके का अभद्र हिंदू मुसलमान करने वाला चुनाव हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम में लड़ा है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने खुलासा करा कि किस तरीके से उनके पास गैर कानूनी वेल्थ है। उस पर कोई प्रॉपर जवाब देने की जगह वो क्या कहते हैं, मीडिया में आके बोलते हैं खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा और अपनी पुलिस भेज देते हैं। एक खुलासा और पवन खेड़ा के नेबर्स को हरास करा जाता है। एक खुलासा और भी किया था ना वो पवन खेड़ा जी ने, तो उनका पता ठिकाना कुछ मालूम है आपको आजकल कहाँ है? नहीं, आप ये बताइए कि एक मिनट, पवन खेड़ा जी कुछ पता ठिकाना मालूम है? अशोक जी, मेरी एक सिंपल सी एक बात है, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपने भी खोजी पत्रकारिता अपने इतने लंबे करियर में करी होगी। आप ये बताइए, जब आप कोई अगर डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके आपने कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी पे एक आरोप लगाया, बिना आरोप के सिद्ध हुए या ना सिद्ध हुए, बिना कोर्ट की या कानूनी प्रक्रिया के, आपके घर पे अगर कर्नाटका पुलिस से 100 लोग आ जाएं और आप ना मिले तो आपके नेबर्स को उठा के ले जाएं, क्या वो सही होगा? निखिल जी सुनिए, हम भी फेस करते हैं, कर्नाटक पुलिस मेरे पास भी आई थी, वो ठीक है। मेरा मुख्य सवाल है कि यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर को नहीं, उसकी पत्नी को निशाना बनाया गया जो कहीं चुनावी लड़ाई में नहीं थी, एक बात। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट फोर्ज किए गए जो है ना, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप बेसिकली कह रहे हैं वहां पर पोलराइज कर दिया, इसलिए उस पर मैं रिस्पॉन्ड लूंगा। 10 सेकंड मैं बोल दूं पत्नी वाली बात पे। पत्नी को सबसे पहले निशाना किसने बनाया था? हेमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी को आईएसआई का एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट और पता नहीं किस तरीके की अभद्र ओके, पहले एक मिनट प्रणय जी, पहले मुझे लगता है शिवम को, क्योंकि यहाँ पत्नी की बात आ गई और गौरव गोगोई की पत्नी की बात आ गई कि पत्नी को पहले उन्होंने निशाना बनाया, तो मुझे लगता है शिवम अशोक जी शिवम। अशोक जी, जैसे ही आपने पूछा कि क्या आपको पता है आजकल पवन खेड़ा जी कहाँ हैं, तो कांग्रेस के जो मित्र हैं उन्होंने कहा कि अशोक जी आप तो खोजी पत्रकार हैं। अरे खोजी तो है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 135 साल पुरानी पार्टी के मीडिया हेड को खोजने लग जाएंगे। अब कहाँ है भाई वो? पूरा चुनाव समाप्त हो गया और इन सब एनालिसिस के बीच में अशोक जी हम एक एनालिसिस मिस कर गए जो मुझे अभी याद आई। इन चुनावों की हार के साथ ही आदरणीय राहुल गांधी जी का शतक पूरा हो जाएगा हार का। किचन कैबिनेट के आदमी की अगर इतनी बुरी हालत है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस देश में बाकी सारे चुनाव पर तो चर्चा हो रही है, असम के तो चुनाव पर चर्चा भी नहीं हो रही। सब ऑलमोस्ट मान रहे हैं इस बात को, सब एक बात पे कंसेंसस है सबका कि वहां तो भाजपा जीत ही रही है, सब इस बात को मानते हैं। अब आते हैं पत्नी के विषय में। भाई एक बात बताइए, क्या गौरव गोगोई जी की धर्मपत्नी पाकिस्तान नहीं गई थी? ये बात तो स्टैब्लिश हो चुकी है कि वो गई थी। क्या गौरव गोगोई जी पाकिस्तान नहीं गए थे? ये बात भी स्टैब्लिश हो चुकी है कि वो गई थी। तो जाहिर है वो कुछ फैक्ट्स थे जो सामने लाए गए। अब मैं एक और चीज और कहना चाहता हूं, उनकी पत्नी को लेकर को तो कोई बीच नहीं, उनकी धर्मपत्नी को लेकर जो हेमंता जी की धर्मपत्नी को लेकर जो आरोप लगाए, उसको तो कोर्ट ने भी कहा है
कि वो पब्लिक आय में है ही नहीं, वो पॉलिटिकल फिटमेंट में है ही नहीं, उन पर इस तरह के आरोप लगाओ, डॉक्यूमेंट फॉर्ज करे, तमाम चीजें करी, भाई चुनाव तो लड़ लो। एक ही बात है कि जो स्थितियां राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 चुनाव ही नहीं हुए। ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, राहुल गांधी, अरे चलिए कोई बात नहीं, अरे भाई ठीक है, राहुल गांधी ठीक है भाई, राहुल गांधी 100 चुनाव नहीं हारे, 65 चुनाव हारे, हम ये मान लेते हैं। चलिए अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी 31 चुनाव हारी है और कांग्रेस 48 हारी है। बीजेपी का रिकॉर्ड बेटर है, लेकिन 100 चुनाव, ठीक है, मुझे लगता है अगर कांग्रेस की इस स्थिति से निखिल जैन संतुष्ट है तो हमें उनको बधाई देनी चाहिए कि वो संतुष्ट है। ईश्वर करे राहुल गांधी और उनके समर्थक ऐसे ही हो जो इस परिस्थिति में खुश हो कि भाई हम 100 नहीं हारे, हम 65 चुनाव हारे और 35 चुनाव हमने बीजेपी को हरा दिए। सर अरे भाई आप बीजेपी हारी है, 48 कांग्रेस हारी है। निखिल जी एक बात मान लेते हैं कि राहुल गांधी जी कोई चुनाव नहीं हारे। मैं यहाँ पे आपसे मान लेता हूँ राहुल गांधी जी आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। चलिए राहुल गांधी ने म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव जीता है। मैं निखिल जी का ध्यान एक और आकृष्ट करना चाहता हूँ। वे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और सच कहा आपने कि मैं देख रहा हूँ कि तथ्यों और आंकड़ों को खोल कर बैठे हैं वो। उन्हें अच्छी तरीके से याद होगा, इनकी ही पार्टी के एक नेता ने एक सभा में कहा कि नमाज पढ़ने वाले लोगों को अगर संघ जैसे संगठन के स्वयंसेवक दिखे तो उन्हें लाठी डंडों से उनको मारना चाहिए। ये इनको नहीं दिखाई दे रहा। फर्रुखाबाद में एक नेता ने वोट जिहाद की बात की, ये इन्होंने नहीं देखा, लेकिन बहुत ही चयनात्मक दृष्टि से इन्होंने एक राज्य के मुख्यमंत्री जिसने कहा कि हम इस देश के, इस राज्य के बच्चों को कंप्यूटर और लैपटॉप से पढ़ाना चाहते हैं, साइंस की पढ़ाई कराना चाहते हैं, हम उनको ऐसी किसी शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं जो शिक्षा उनको बहुत पीछे ले जाए और पृथ्वी चलती है इस दिशा में ले जाए। मैं एक कमेंट, उसके बाद मैं टीएमसी और प्रकाश जी आता हूं। देखिए ऐसा है ना कि जो पोलराइज किया, अगर ये पोलराइज करना तो कांग्रेस ने क्या किया था उसको अपना, उस असम के अंदर जहां घुसपैठियों के कब्जे में 10 लाख एकड़ की जमीन थी, 10,000 एकड़ जमीन थी जिसको छुड़ाना पड़ा, तो मुझे लगता है ये पोलराइजेशन अच्छा है। अगर उस असम में जहां पर बाकायदा सरकारी दफ्तरों में नमाज पढ़ने के लिए स्पेशल जो है शुक्रवार को छुट्टी दी जाती थी, जहां पर बाकायदा मदरसों को स्पेशल फंडिंग दी जाती थी, अगर तुष्टीकरण नहीं था, ये तुष्टीकरण है, तो मुझे लगता है पब्लिक को तय कर लेना चाहिए। पब्लिक को जो तुष्टीकरण पसंद है वो पब्लिक को पसंद है, क्योंकि अगर आज पब्लिक को, असम की पब्लिक को यह तुष्टीकरण पसंद नहीं है कि आप मियां करके जो सरकारी जमीन है उस पर आप जो है मस्जिद मदरसे खुलवा दो और उस पर घुसपैठियों को बसवा दो, वो ये तुष्टीकरण और ये पोलराइजेशन पब्लिक को नहीं पसंद है। पब्लिक ने अपना फैसला सुना दिया। आपको तकलीफ हो रही है तो आप पब्लिक के बीच जाइए और साबित कीजिए तुष्टीकरण गलत है। लेकिन जल्दी से एहतशामुल जी बोलिए। जहां तक वैसे मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश सरकार भी मदरसों में देखिए अशोक जी, अभी राजनीति विश्लेषक जो हमारे प्रणय कुमार जी जो बात कर रहे हैं कि पहले बिहार की दशा बहुत ही खराब थी, तो पिछले 20 साल में अभी बिहार की दशा क्या है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी जो वहां अलायंस होकर के इनके साथ में गठबंधन किए और समझिए नीतीश कुमार की कुर्सी छीन ली है। और बिहार के लोग फिर क्यों पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कमाने के लिए। बिहार में क्या आपके पास, पश्चिम बंगाल में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है और पश्चिम बंगाल में बहुत कमाने का ये साधन है, लेकिन आप पश्चिम बंगाल को दोषी साबित कर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है इस तरह की बात नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके आप बात कर रहे हैं। सुनिए एहतशामुल जी, ओके सर मेरे पास समय कम है सर, मेरे पास 1 मिनट सर एक ओके बोलिए। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, क्या पश्चिम बंगाल के युवाओं को पुणे, बेंगलुरु या हैदराबाद या चेन्नई या मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों की अपेक्षा नहीं है? क्या वे नहीं चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी इस ढंग के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो? जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था तो मैं पश्चिम बंगाल की तुलना पटना से नहीं करके दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई इससे कर रहा था। ओके एहतशामुल जी, एक चीज छोटी सी बात, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं प्रकाश। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जब मैंने अपनी जिंदगी में पत्रकारिता शुरू की थी ना, तब हम सुनते थे बंगाल एक बड़ा रिच स्टेट है, बढ़िया स्टेट है, और हम
जो भुखमरी की खबरें हैं ना, वो हम उड़ीसा से सुनते थे कि उड़ीसा में एक जगह है जहां लोग भूखे मरते हैं। आज उड़ीसा पर कैपिटल इनकम में, आज उड़ीसा जो है जीडीपी जो है उसकी आज पश्चिम बंगाल से आगे चली गई है। आज आप उड़ीसा से पीछे हैं सर, कौन सी बात कर रहे हैं। और आपने कहा कि बिहार के लोग बिल्कुल बंगाल में जाते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि बंगाल की महिलाएं यहां पर चौका बर्तन करने आती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है। बंगाल की महिलाएं जो है दिल्ली में आकर, गुड़गांव में आकर, फरीदाबाद में आकर लोगों के घरों में बर्तन और चौका बर्तन करती है। क्या ये बिहार, ये बंगाल की स्थिति आप अच्छी मानते हैं? प्रकाश चंडाले रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, मुझे सम्मत करते हुए सिर्फ ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में 5 दशकों के बाद पहली बार बंगाली मिजाज वाली, बंगाली संस्कृति को पुष्ट करने वाली और बंगाल के विचारों को पुष्ट आगे बढ़ाने वाली सरकार बनने जा रही है। हमने 35 वर्षों के विदेशी शासन को भी देखा। मैं विदेशी इसलिए कह रहा हूं कि वो मार्क्सवादी शासन था, वामपंथियों का शासन था, तो चाइना से आया था, उनकी विचारधारा वहां की थी। अब आप कह सकते हैं ममता बनर्जी तो बंगाल की हैं, लेकिन ममता बनर्जी के शासन को भी आपने देखा होगा कि 15 वर्षों तक उन्होंने एकांगी दृष्टिकोण रखा है और सिर्फ 27% लोगों का ख्याल रखा है। अभी प्रणव जी ने एक बात कही उद्योगों को लेकर के, मैं बहुत संक्षेप में एक लाइन में कहना चाहता हूं कि पिछले बजट में ममता बनर्जी की सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ 1100 करोड़ का बजट रखा, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 180 करोड़ का, और मदरसा के विकास के लिए 5,713 यस, एग्जैक्टली, यस, बहुत बढ़िया आंकड़ा आपने दिया। मदरसे जो हैं आपको जो है इंडस्ट्री से इंपॉर्टेंट लगते हैं, और फिर निखिल जी कहेंगे कि ये जो है पोलराइजेशन, अगर मदरसे आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो पोलराइजेशन ये नहीं। लेकिन मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है शिवम, 30 सेकंड में सिर्फ चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब जरूर देते जाएं। दक्षिण के दरवाजे अभी भी बंद है बीजेपी के लिए, क्योंकि लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, बीजेपी के नेता नहीं कहते। और लिटरेसी रेट जहां ज्यादा है वहां सबसे ज्यादा तमिलनाडु के जो रिजल्ट्स हैं वो आंकड़ा है। अब शिवम की आवाज, फिक्शनल मूवी थी और डालना पड़ता डिस्क्लेमर। शिवम, थैंक यू। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु में भी जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हो गए। ये किसी एग्जिट पोल का विषय नहीं है, जितनी मेहनत हमने वहां पर करी है। केरला में भी हम टेली इंप्रूव करेंगे, और बंगाल के जीत के साथ ही ये भी एक स्टैब्लिश फैक्ट हो जाएगा कि वो जो नॉर्थ इंडिया की पार्टी वाला टैग था वो कोई ऐसा रहा नहीं। पूरे ईस्ट इंडिया में मेजॉरिटी में स्टेट्स जो है हमारी तरफ हैं। तो जिस तरीके से ये अभियान आगे बढ़ रहा है बेहद शानदार है, और अभी बस कुछ दिनों का इंतजार और कुछ रीपोलिंग हो जाए। 4 तारीख को जब मैं और आप दोनों मिलकर डिबेट कर रहे होंगे या बात कर रहे होंगे तो बहुत से हंसते हुए खिलते हुए चेहरे होंगे। कुछ एक चेहरे जो आसपास यहाँ पर अभी नंबर्स की कहानियां बता रहे थे वो और मुरझाए हुए होंगे, हालांकि उनको पहले ही संभावनाएं अपनी तरफ से है नहीं। लेकिन हाँ, इस बार इतना जरूर है कि बंगाल से जो है खुशखबरी आने वाली है, और ये बेहद खुशी की बात है। और ये इस देश की डेमोग्राफी के लिए, देश की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी बेहद अनिवार्य है। चलिए, फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं ये एग्जिट पोल है, लेकिन 4 तारीख हवा के रुख थोड़ा बहुत जरूर मालूम पड़ रहा है, लेकिन 4 तारीख तक इंतजार करेंगे। 4 तारीख को सबसे पहले सबसे सही नतीजा आप डीडी न्यूज पर देख पाएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।